हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्रों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से दक्षिण छत्तीसगढ़ में ये जो दंडकारण्य प्रदेश वाला भाग है, यहाँ पर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है छत्तीसगढ़ की। इसका प्रतिशत विस्तार अगर आप देखेंगे तो 28.62% पर इसका विस्तार है। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखें तो 38,694 वर्ग किलोमीटर पर ये क्या है, विस्तारित है। अगर हम जिला अनुसार इसकी बात करें तो आपका कांकेर जिला, नारायणपुर जिला, बीजापुर जिला, सुकमा जिला, दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला, कोंडागांव जिला और साथ ही साथ राजनांदगांव का जो दक्षिणी भाग है मोहेला मानपुर वाला, इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की जो मुख्य नदी है वो गोदावरी नदी है। तो हम गोदावरी नदी से ही इस अपवाह तंत्र की शुरुआत करते हैं। पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको मैप में इसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। ये हम मान लेते हैं पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र में। तो पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत, त्रयंबक की पहाड़ी, गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंबक की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पर्वत, त्रयंबक की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पर्वत, जिला नासिक, महाराष्ट्र से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंबक की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक जिला, महाराष्ट्र से हुआ है और यहाँ से निकलते हुए वो पूरे महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र में बहने के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य और तेलंगाना की सीमा बनाती है। तेलंगाना से प्रवाहित होती है ये, और तेलंगाना के पश्चात ये आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है और आंध्र प्रदेश में बहते हुए आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर के पास इसका विसर्जन बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। ठीक है, ये हम बंगाल की खाड़ी मान लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और पूरे भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी तुलना गंगा से की गई है। इसकी कुल लंबाई गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर ये लंबी है। 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री के पास ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है और विसर्जन से पहले ये 7 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है। जब नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो वो बहुत तीव्र होती है। ठीक है, अपने साथ बहुत सारा अवसाद या मिट्टी वो प्रवाहित करके लेके आती है, लेकिन जब वहाँ पर इन मिट्टी को ड्रॉप कर देती है और इन नदियों में प्रवाह कम हो जाता है ढाल की कमी के कारण, तो ये मिट्टी यहाँ पर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। अवसाद यहाँ पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब ये धीरे धीरे जो डिपॉजिट हुआ अवसाद, ये इनको पार करके ये नदी नहीं बहती, तो यहाँ पर क्या होती है, 7 अलग अलग धाराओं में ये विभाजित हो जाती है गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये कैसे अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, देखो ये हो गया गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी आप याद रख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, दूध गंगा। एक सहायक नदी है, उत्तरी सहायक नदी दूध गंगा। ठीक है,
आगे चलकर यहाँ पर गोदावरी नदी में 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। एक आपका पेनगंगा, एक आपका वर्धा नदी और एक आपका वेनगंगा। एक पेनगंगा, एक वर्धा और एक वेनगंगा। ये 3 धाराएं जब मिलती हैं तो ये नदी जो होती है इसका नाम हो जाता प्राणहिता। तो ये है प्राणहिता नदी, ठीक है। इसे हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जो वेनगंगा नदी है आगे चलकर ये प्राणहिता नदी में तब्दील हो जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक नदी निकलकर वेनगंगा से जाकर जुड़ जाती है। इस नदी का नाम है बाघ नदी, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बाघ नदी वेनगंगा से जाकर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से बाघ नदी का उद्गम हुआ है। बाघ नदी जाकर वेनगंगा से क्या होती है, मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर बाघ नदी के बारे में दिमाग में रखना है। बाघ नदी का उद्गम कुलझारी पहाड़ी से हुआ है। कुलझारी पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव, ठीक है। तो ये एक बात है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। अब देखते हैं हम गोदावरी नदी के बारे में विस्तार से और चर्चा करते हैं। तो गोदावरी नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये हम मान लेते हैं इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी आपका बस्तर, ठीक है, दंतेवाड़ा और बीजापुर से बहते हुए ये भद्रकाली के पास जाकर गोदावरी नदी से मिलती है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पर समझेंगे, पहले आप नाम याद रख लीजिए कौन कौन सी नदी वहाँ पर मिल रही है। तो ये है इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी का उद्गम मुंगेर पहाड़ी से हुआ है। ये उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा में मुंगेर पहाड़ी है। मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी जिला उड़ीसा से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर से बहते हुए भद्रकाली के पास जाकर गोदावरी नदी से मिलती है, ठीक है। अगर हम इंद्रावती की सहायक नदी की बात करें तो हमारा यहाँ पर कोंडागांव से एक नारंगी नदी, नारंगी नदी, ठीक है, नारंगी। कोंडागांव से ही एक नदी निकलती है बोर्डिंग, ठीक है, नारंगी, बोर्डिंग। नारायणपुर से गुडरा और नारायणपुर से ही निबरा, ठीक है, नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निबरा। और एक नदी और है जो उत्तर की ओर से आकर मिलती है। इस नदी को हम कोटरी के नाम से जानते हैं, कोटरी नदी, ठीक है। नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, गुडरा, निबरा, कोटरी। आप इसको एक लय से याद रखिए कि इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदियां हैं नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निबरा और कोटरी। नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निबरा, कोटरी, ठीक है। नदियों का नाम पहले आप याद रखिए, फिर हम इसके उद्गम स्थान पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये इंद्रावती नदी। अगर आप दक्षिण की ओर से देखेंगे तो यहाँ पर आपका बीजापुर से एक नदी आकर मिलती है, चिंतावागु। इस नदी का नाम है चिंतावागु, ठीक है। ये नदी है आपका चिंतावागु, ठीक है। आगे जाएंगे तो एक नदी है यहाँ से ही निकलती है, नंदीराज। एक नदी है आपका नंदीराज जो दक्षिणी सहायक नदी है, नंदीराज। आगे जाएंगे तो आपका दंतेवाड़ा से संखनी नदी और दंतेवाड़ा से ही डंकनी नदी। यहाँ से संखनी नदी और डंकनी नदी ये दोनों जाकर मिलती हैं दंतेवाड़ा में और आगे चलकर ये दंतेवाड़ा नदी के नाम से इंद्रावती में मिल जाती है, संखनी नदी और डंकनी नदी, ठीक है। इंद्रावती की एक और सहायक नदी, गोदावरी नदी की एक और सहायक नदी है। ये भी उड़ीसा से ही निकलती है। उड़ीसा से निकलते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए ये आंध्र प्रदेश के पूनावरम के पास जाकर गोदावरी नदी से मिल जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है सबरी, सबरी नदी। इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? सबरी नदी के नाम से जानते हैं, सबरी नदी। सबरी की सहायक नदियों में एक हमारे बस्तर से कांगेर नदी जाकर मिलती है, कांगेर नदी।
कांगेर की सहायक है मुनगाबहार नदी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर से ही दंतेवाड़ा से एक नदी निकलती है मलगेर नदी, मलगेर इसकी सहायक है। और अगर आप उड़ीसा से एक सहायक नदी देखें तो सिलेरू एक सहायक नदी सबरी की, सिलेरू। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं सबरी की। ठीक है, गोदावरी से ही कुछ और नदियां जाकर मिलती हैं। एक का नाम है आपका तालपेरू, और तालपेरू की सहायक है चिंता। इस नदी का नाम है तालपेरू और तालपेरू की सहायक नदी है चिंता। तो इन नदियों का नाम आपको याद रखना है मोटे तौर पर। ठीक है, एक बार अगर हम रिवाइज करें तो ये इंद्रावती नदी है। ठीक है, ये नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी, ये चिंतावागु, ये नंदीराज, ये संखनी डंकनी, ये संखनी नदी, ये डंकनी नदी, ये है सबरी नदी। सबरी की सहायक है कांगेर, कांगेर की सहायक मुनगाबहार। ठीक है, और सबरी की सहायक है एक मलगेर नदी, और सबरी की ही उड़ीसा से एक सहायक नदी है सिलेरू नदी। ठीक है, ये क्या है? सिलेरू नदी। ये है आपका तालपेरू और ये है चिंता नदी। ये है तालपेरू नदी और ये है चिंता नदी जो गोदावरी से जाकर मिलती है। ठीक है, इन नदियों का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये नदियां हैं, ये गोदावरी की सहायक नदी हैं, ये इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदियां हैं। इन्हें हम बोलते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और ये होता है राइट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये नदियां और उनकी सहायक नदियों का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? अब हम इसके बारे में कुछ और देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इंद्रावती नदी और उसकी सहायक नदी को हमने ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझा। अब हम उसको छत्तीसगढ़ के मैप में समझते हैं। देखो, यहाँ से निकलती है बाघ नदी, आपको याद रखना है ये बाघ नदी का उद्गम है। ये बाघ नदी राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, ये इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ की सीमा से, दक्षिणी सीमा से बहती है। लगभग 24 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी यहाँ से बहती है और यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर के करीब वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, इस गोदावरी नदी में यहाँ पर आपका मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी जिला से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है। इंद्रावती नदी यहाँ पर बहते हुए आपका ये बस्तर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर और बीजापुर में बहने के पश्चात ये आपका भद्रकाली के पास जाकर गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती है। इंद्रावती नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये 264 किलोमीटर बहती है। 264 किलोमीटर, 264 किलोमीटर इंद्रावती की लंबाई है। ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से नारंगी नदी, ठीक है, यहाँ से ही बोर्डिंग नदी, यहाँ से आपका गुडरा, यहाँ से निब्रा नदी और राजनांदगांव के मोहेला मानपुर से कोटरी नदी। ये आपका कोटरी नदी। ठीक है, ये कोटरी नदी बहती है। ये नारंगी नदी है, ये बोर्डिंग है, ये गुडरा है, ये निब्रा है और ये कोटरी नदी। तो ये 5 नदी आपको उत्तर से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चिंतावागु नदी है, ये आपका नंदीराज है, यहाँ पर ये संखनी नदी, ये डंकनी नदी और ये आगे जाकर दंतेवाड़ा नदी होकर इंद्रावती से मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है एक नदी तालपेरू, ये तालपेरू नदी है और तालपेरू की सहायक चिंता। ये तालपेरू और ये चिंता। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ही आप सबरी नदी का उद्गम याद रखेंगे। सबरी नदी का उद्गम हुआ है उड़ीसा से ही। सबरी का पुराना नाम कोलाब है। सबरी को हम कोलाब के नाम से भी जानते हैं, कोलाब नदी। ठीक है, तो ये सबरी नदी का उद्गम हुआ है। सबरी नदी
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा रेखा में प्रवाहित होती है और ये आंध्र प्रदेश के पुनावरम के पास जाकर गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है। सबरी की सहायक नदियों में आप याद रखेंगे कांगेर नदी, कांगेर की सहायक है आपका मुनगा बहार। एक आप याद रखेंगे मलगेर नदी, मलगेर, और इधर से आप याद रखेंगे सिलेरू नदी, सिलेरू। ठीक है। तो ये नारंगी हो गया, ये बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी, ये हो गया हमारा चिंतावागु, ये हो गया नंदीराज, ये हो गया संखनी, ये हो गया डंकनी, ये कांगेर नदी है, ये आपका मुनगा बहार है, ये आपका मलगेर नदी है, ये सिलेरू नदी है, ये ताल पेरू है और ये चिंता है। तो बस्तर में आपको इन नदियों के बारे में मोटे तौर पर याद रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ नदियों के बारे में हम जानते हैं। पहला नारंगी नदी, पहला क्या है? नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी तहसील से, माकड़ी पहाड़ी से हुआ है, कोंडागांव जिले से, और ये चित्रकूट जलप्रपात के पास जाकर इंद्रावती नदी से मिलती। बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात है, वहाँ पर जाकर वो इंद्रा नदी से मिलती है नारंगी नदी। नारंगी की जो सहायक नदी है उसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, ये नारंगी नदी है। नारंगी की एक सहायक नदी है जो उड़ीसा से आकर मिलती है इसमें, उसका नाम है मारकंडी नदी। नारंगी की एक सहायक है मारकंडी, और मारकंडी की सहायक है कोसर टेडा। आपने कोसर टेडा परियोजना के बारे में सुना होगा। तो ये कोसर टेडा नदी जो है मारकंडी की सहायक है, या फिर आप इसको याद रख सकते हैं नारंगी की सहायक नदी है। ये जो नारंगी नदी है इसके तट पर कोंडागांव शहर बसा हुआ है। इसके तट पर क्या है? कोंडागांव शहर बसा हुआ है। ये सामान्य सी बात आपको याद रखनी है नारंगी नदी के बारे में। ये जो बोर्डिंग नदी है, ठीक है, बोर्डिंग नदी का जो उद्गम हुआ है ये भी आपका कोंडागांव से ही हुआ है, और ये आगे चलकर आपका बस्तर और दंतेवाड़ा के पास जाकर मिल जाती है किससे? इंद्रावती नदी से। ठीक है। फिर गुडरा नदी जो है ये अबुझमाड़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। गुडरा के बाद जो निब्रा है, ये निब्रा आपका अंतागढ़ तहसील से निकलती, नारायणपुर से ही अंतागढ़ तहसील। ठीक है। ये जो कोटरी नदी है, कोटरी नदी के बारे में आपको याद रखना है। ये हम मान लेते हैं कोटरी नदी, इसका पुराना नाम है परलकोट, इसका प्राचीन नाम क्या है? परलकोट नदी। इस नदी को परलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये अबुझमाड़ से बहती है, अबुझमाड़ पहाड़ी से। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। ठीक है। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये जो परलकोट नदी है, या इसी को कोटरी नदी कहते हैं, कोटरी नदी जो है इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। कोटरी नदी 135 किलोमीटर। इसका उद्गम राजनांदगांव जिले के मोहेला मानपुर तहसील से हुआ है। राजनांदगांव जिले के मोहेला मानपुर तहसील से कोटरी नदी का उद्गम हुआ है। ये दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि का एक हिस्सा है। दुर्ग राजनांदगांव हाईलैंड का एक भाग है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है कोटरी नदी। ये जो आपका चिंतावागु नदी है, चिंतावागु नदी, ठीक है, ये कुटरू के पास से निकलती। बीजापुर में कुटरू एक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। वागु का मतलब धारा होता है। वागु का मतलब क्या होता है? धारा। ठीक है। और चिंता का मतलब सीता होता है। तो इसको अगर आप देखें, इसका अगर अर्थ आप समझें तो चिंतावागु का मतलब होता है सीता धारा। तो ये चिंतावागु नदी है, इंद्रावती की दक्षिणी सहायक नदी। फिर एक नंदीराज है, फिर ये संखनी डंकनी है। ठीक है। संखनी नदी का उद्गम नंदीराज चोटी बैलाडीला से हुआ है। अगर आप संखनी नदी की बात करें तो संखनी नदी का उद्गम, ये संखनी नदी है, इसका उद्गम नंदीराज चोटी से हुआ है। नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा।
नंदीराज चोटी, बैलाडीला पहाड़ी, दंतेवाड़ा से इसका उद्गम हुआ है। जबकि जो डंकनी नदी है इसका उद्गम हुआ है डांगरी डोंगरी पहाड़ी से, डांगरी डोंगरी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, डांगरी डोंगरी पहाड़ी से। ठीक है, इन दोनों नदियों के संगम पर ही दंतेवाड़ा शहर स्थित है। यहाँ पर दंतेश्वरी देवी का मंदिर है और आगे चलकर ये दंतेवाड़ा नदी जाकर मिल जाती इंद्रावती से। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। शंखनी नदी जो है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। इसे सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ के। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा बैलाडीला है, ठीक है, ये बहुत बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। आयरन ओर की प्राप्ति यहाँ से होती है। तो जो लौह अयस्क की धुलाई की जाती है, जब उसको वॉशिंग किया जाता है तो इस नदी के पानी से ही वॉशिंग किया जाता रहा है। तो इस नदी का जो रंग है वो लाल हो चुका है पूरी तरीके से, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये शंखनी नदी हो गई, ये डंकनी नदी हो गई। क्लियर है? अब आगे चलकर देखेंगे हम, ये आपका हो गया सबरी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांगेर नदी है, ये मुनगा बहार है, ये आपका मलगेर नदी है और ये सिलेरू नदी है। तो सबरी नदी की जब हम बात करते हैं तो सबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब, इसे कोलाब नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर, सबरी की लंबाई है 173 किलोमीटर। ठीक है, इंद्रावती 264 किलोमीटर। ठीक है, सबरी जो है वो 173 किलोमीटर लंबी है और कोटरी जो है वो 135 किलोमीटर लंबी, 135। ठीक है, 135 किलोमीटर उसकी लंबाई है। सबरी नदी जो है ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जहां पर जल परिवहन की सुविधा है। ठीक है, यहां पर क्या है, राजकीय जल मार्ग का विकास किया गया है। सबरी नदी ही छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जहां पर राजकीय जल मार्ग का विकास किया गया है। लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर स्टीमर और नाव चलाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सबरी नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। अगर हम दक्षिण की बात करें तो सबरी नदी और कोटरी नदी, सबरी नदी और कोटरी नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो ये सामान्य सी बातें आपको गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहले इसको याद करने के लिए आपको इसकी मुख्य नदी के बारे में याद रखना है। मुख्य नदी के बाद इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों को याद रखना है आपको। ठीक है, क्रम से सहायक नदियों को नाम याद रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा। उसके बाद हर एक नदी का उद्गम स्थान याद रखिए आप, और उद्गम स्थान याद रखने के बाद अगर उस नदी की कुछ विशेषता है तो वो आप याद रखिए। आपको याद करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले नदी का नाम, फिर उसका उद्गम स्थान याद रखिए, उसकी कुछ विशेषता याद रखिए। उसके बाद फिर आप क्या करें, उसका प्रवाह कहाँ पर है वो याद रखें। ठीक है, ये स्टेप आपका 1, 2, 3 होगा। अगले चरण में हम याद रखेंगे कि भाई किस नदी में कौन सी परियोजना है, कौन सा जलप्रपात है, कौन से झरने हैं, इसके बारे में भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में या विषय पढ़ेंगे तो अपने आप में बहुत ब्रॉड है एक्चुअली में। तो अगर आप बात करें तो अब पहली सीढ़ी में अगर आप हैं तो आप सीधे 10वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। आपको पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। तो पहले क्रम में आप इतनी बातों को दिमाग में रखिए। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी अगली क्लास में सोनगंगा के बारे में जानेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके इस टॉपिक को कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, हमारा जो YouTube चैनल है हम इसमें पहले पूरा कंटेंट कवर करने वाले हैं। कंटेंट कवर करने के बाद हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस छत्तीसगढ़ का कवर करेंगे और लगभग 2-3 महीने का समय लगेगा जब हम छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो YouTube में बहुत सारे चैनल हैं लेकिन किसी भी चैनल में पूरा सिलेबस कवर नहीं किया गया है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस कवर करें ताकि आप ऑनलाइन, ठीक है, निःशुल्क पूरा छत्तीसगढ़ आप पढ़ सकें, जिसका इम्पोर्टेंस छत्तीसगढ़ की हर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप CGPSC राज्य सेवा परीक्षा की बात करें या आप व्यापम की बात करें या फिर एशियप का एग्ज़ाम हो,
हर एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो हम इसे धीरे धीरे कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।